नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है और इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत सभी सांसदों और विधायकों ने वोट डाला है। चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी तय मानी जा रही है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं महज 14 दलों का समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3.62 लाख वोट ही मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी वोट डाला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी के राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के राणा, जिस तरीके से आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान जारी है, तमाम सारे जो सदस्य हैं विधानसभा के और संसद के, उन्होंने अपना मतदान किया है। अगर ताजा स्थिति का जिक्र करें तो क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए योगेश, तो जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये तो एकदम तय है कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना, क्योंकि अगर देखा जाए अभी तक के इतिहास को उठाकर तो जो सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाता है जीत उसी की होती है। क्योंकि इसमें अगर इसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि विधायक और सांसद जब वोट डालेंगे तो सत्ता पक्ष के ही अधिक होते हैं, इसीलिए उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से वही जीत उनकी तय मानी जाती है। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू है और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसकी तरफ से ज्यादा होती है। क्या यशवंत सिन्हा के लिए भी बीजेपी की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस के साथ यानी कि विपक्षी दलों में से कितनों को साध पाती हैं। अब देखिएगा कि एक तरफ जहां झारखंड में जेएमएम ने भी द्रौपदी का साथ देने की बात कह दी थी, उसी तरफ से बसपा भी उन्हीं के पक्ष में है। ऐसे तमाम है और साथ ही शिवसेना की तरफ से भी यही खबरें निकलकर सामने आई। तो यानी कि सत्ता पक्ष ने अधिक क्रॉस वोटिंग की जो अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो अभी तक समीकरण बन रहे हैं, उसके आधार पर द्रौपदी मुर्मू ने काफी क्रॉस वोटिंग की है और इसी के चलते उनका जीतना तय माना जा रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो इसके अगर परिणाम या फिर विधायक और सांसदों के जो वोट की वैल्यू होती है उसका अगर जिक्र कर लिया जाए कि वो किस तरह से होती है, तो अगर किसी भी राज्य की बात की जाए तो उस राज्य की टोटल जनसंख्या को अगर आप डिवाइड करते हैं सांसदों की संख्या के साथ और फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी उसको फिर अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एक विधायक के वोट की वैल्यू होगी। इसी तरह से सांसद के वोट की जो वैल्यू होती है, जो विधायक के वोट की वैल्यू निकल कर आई, अब उसमें से उस राज्य के टोटल विधायक जो होंगे, जो सांसद होंगे, उसको डिवाइड कर दीजिए तो एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर एक छोटा सा आंकड़ा मैं देने की बात कहूं और उसमें बताया जाए कि किस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर ले तो अगर दिल्ली में विधायकों की संख्या 70 है और अगर उसमें जो पूरी जनसंख्या है दिल्ली की उसको अगर हम 70 से डिवाइड करेंगे तो एक वोट की वैल्यू 58 आएगी और दिल्ली के अगर टोटल वोट देखे जाए तो फिर 4060 उसकी वैल्यू निकल कर आती है। इसी तरह से एक एक करके निकाली जाती है। ऐसे ही सांसद, अब जो 58 वैल्यू आई है, जो टोटल वैल्यू आएगी, जब उसको हम वहां के दिल्ली के टोटल सांसद के साथ डिवाइड करेंगे तो एक सांसद की वैल्यू निकल कर आएगी। इसी तरह से एक वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा और जब 21 जुलाई को मतगणना होगी तो उसमें जो कैलकुलेट किया जाएगा तो वो इस एक विधायक के एक वोट की वैल्यू जो निकल कर आएगी यानी कि 58 आएगी, उसके आधार पर ही कैलकुलेट किया जाएगा और उसी के आधार पर परिणाम घोषित किए जाते हैं। बिल्कुल के राणा, लेकिन जिस तरीके से जो क्रॉस वोटिंग का आपने जिक्र किया, दरअसल जो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एनडीए के समर्थन में लोग जबरदस्त उत्साहित नजर आ रहे हैं, मतदान करने पहुंच रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष का जिक्र करें तो कांग्रेस के ही जो नेता है, जो विधायक है, यानी जो उनके सदस्य हैं, वो जो है उनके जाने का सिलसिला कहीं ना कहीं थमा सा नजर आ रहा है। जो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो ये सदस्य हैं वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, ये बिल्कुल तय है क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह से बीजेपी ने जो चाल चली है या जिस तरह से अपना पासा फेंका है उसको समझा जा सकता है। आदिवासी महिला के तौर पर एक उम्मीदवार को उतारा गया, उसके बाद जिस तरह से फिर जेएमएम पर प्रेशर बनाया गया कि जेएमएम को कहा गया कि वैसे तो खुद को आदिवासी होने का दावा करती है पार्टी, लेकिन आज समर्थन में आने के लिए तैयार नहीं है।
उसके बाद ये बात एक मजबूरी बनी जेएमएम की और उसको द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आना पड़ा और उसने इस बात को साफ कर दिया कि हम इन्हीं के समर्थन में मतदान करेंगे, क्योंकि जेएमएम को भी झारखंड की जनता को जवाब देना था, ये बताना था कि हम आदिवासी हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरह से अगर द्रौपदी मुर्मू हारती है तो इसका सबसे पहला ठीकरा जेएमएम पर फोड़ा जाता और बीजेपी इसे यही प्रचार करती कि देखिएगा कि सिर्फ राजनीति के चलते ऐसा किया गया, जबकि एक झारखंड की महिला जो राज्यपाल रह चुकी है, आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनको राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाने में जो नाकामयाब रही वो जेएमएम की वजह से रही। अब इसीलिए जेएमएम को समर्थन में उतरना पड़ा। इसी के साथ जो है जो तमाम दल एक साथ, अगर आप देखिएगा, अगर आप द्रौपदी मुर्मू के ऐलान से पहले की तस्वीरों को देखिएगा तो एनडीए इस चुनाव में बेहद दूर नजर आ रही थी, लगभग 13,000 वोटों से दूर थी। लेकिन जैसे ही जेएमएम ने जैसे ही एनडीए की तरफ से ऐलान किया गया कि द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो एक एक करके तमाम दल उनके समर्थन में आने लगे। यानी कि एनडीए के जो दल हैं वो तो समर्थन में थे ही, बाकी जो अन्य दल थे वो भी समर्थन में आने लगे, फिर चाहे बसपा हो, जेएमएम हो या फिर और तमाम पार्टियां हो, वो सभी एक एक करके समर्थन में आने लगे। तो इससे पता लगता है कि द्रौपदी मुर्मू के चेहरे के साथ जो समीकरण और जो अंकगणित बीजेपी ने लगाया था वो बेहद सटीक और उसी के तहत अब आगे चल रही है और इसीलिए द्रौपदी मुर्मू की जो जीत है वो तय है। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर कि एक तमाम थोड़ा सा जो सिलसिला है वो थमा हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखा जाए तो किसी भी चुनाव का अगर जिक्र कर लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी उतनी उत्साहित नजर नहीं आती है। जिस तरह से चुनाव को एक परीक्षा के तौर पर, जिस उमंग और उत्साह के साथ एक त्योहार के तौर पर बीजेपी मनाती है, उस तरह से कांग्रेस में वो दम नजर नहीं आता है और इसीलिए उसके कार्यकर्ताओं का भी, उसके विधायकों का भी, सांसदों का भी मनोबल थोड़ा गिरा हुआ होता है और इसीलिए ये जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो इसीलिए निकलकर सामने आती हैं और इसीलिए यशवंत सिन्हा अभी मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। एक किरान हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मतदान जारी है और किस तरीके से पलड़ा भारी नजर आ रहा है एनडीए का। और रुक करेंगे अगली खबर का। संसद का मानसून सत्र का आज आगाज हो गया है। सत्र शुरू होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, इस दिन को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाएं। वहीं देवगन तो लोकसभा सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के दौरान लोकसभा में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत ने अपना सच्चा दोस्त खो दिया है। उन्होंने कहा, शिंजो आबे को तेजी से हो रहे बदलावों के बारे में बहुत जानकारी थी। तो कई मुद्दों पर सत्र के हंगामेदार होने के आसार जो जताए जा रहे हैं और दरअसल आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई इस दौरान और इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल आज राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है और ऐसे में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, लोकतंत्र के उत्सव का दिन माना जा रहा है। और ओम बिरला ने साफ तौर पर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यही कहा है कि दरअसल आज जो चुनाव हो रहा है, जो मतदान हो रहा है, हम सभी चुनावों को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाते हैं और आज भी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, इसलिए आज का भी दिन हमें लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और जिस तरीके से जो आसार जताए जा रहे थे कि हंगामा, कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा और शायद यही वजह बताई जा रही है और यही जो आशंका है जताई जा रही है कि यही वजह थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में आज सुबह इंदौर खरगोन के बीच भीषण हादसा हो गया। इंदौर से पुणे जा रही बस धमनदोने में खलघाट के पास उफनाती नर्मदा नदी में गिर गई। 10 से सवा 10 बजे के बीच खलघाट में 2 लेन पुल पर किसी वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। बता दें कि बस में महिलाओं, बच्चे
और इनके समेत 40 यात्री सवार थे। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं और इनमें 8 पुरुष, 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 15 यात्रियों को जिंदा बाहर निकालने का दावा किया है। वहीं हादसे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की है। बस हादसे की जानकारी देते हुए कहा है कि सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजेंगे। तो खरगोन जिले में नर्मदा नदी पर यह बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से हादसे के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शोक जाहिर किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी शवों को सम्मानपूर्वक महाराष्ट्र भिजवाया जाएगा। 15 लोगों को जिंदा बचाया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। खरगोन, धार डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी टीम जुटी हुई है। सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात भी की है। तो खरगोन जिले में नर्मदा नदी में बस गिरी है। ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। बस में करीब 55 यात्री सवार थे और इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि 13 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। ये बड़ा दावा किया जा रहा है। 15 लोगों को जिंदा भी बचाया गया है, बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है। खरगोन, धार डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी बबीता हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ चुके हैं। बबीता, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है, खरगोन में 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 15 लोगों को बचाया जा चुका है और इसके साथ अब तक क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? जी बिल्कुल योगेश, सुबह की ये घटना है, मध्य प्रदेश के धार जिले की ये घटना है जब इंदौर और खरगोन के बीच में जो है यह हादसा हुआ। 40 लोग जो है इसमें यात्री सवार थे, महिला और बच्चे भी इसमें सवार थे। उसी दौरान जो है इंदौर और खरगोन के बीच में बड़ा हादसा हो गया। अचानक से जो बस है वो नर्मदा नदी में जा पलटी और इसी के साथ ही अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। वहीं पर जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा है, उनका ये दावा है कि अभी तक जो है 15 लोगों को इससे जिंदा बचाया गया है और साथ ही साथ 13 शव भी इससे बरामद हुए हैं। हालांकि अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनकी पहचान करनी भी बाकी है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बस है वो इंदौर से पुणे की तरफ जा रही थी, जो उसी बीच में जो है ओवरटेक करते हुए ये हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया। वहीं पर जो है इस पर जो सीएम है उन्होंने भी, शिवराज सिंह चौहान ने भी अपना दुख जताया है और सभी लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने की बात कही गई है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार लगी हुई है, सुबह से रेस्क्यू कर रही है। तो आपको ये भी बता दूं कि जो इसमें जो ये बस है, तो बताया जा रहा है जो जिस पुल से जा रहे थे वहां पर वो जो पुल था वो काफी ज्यादा पुराना था। जी योगेश। बिल्कुल बबीता, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है जिस तरीके से बताया जा रहा है। 55 यात्री इसमें सवार थे, 13 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सम्मानपूर्वक उन्हें महाराष्ट्र उन शवों को भिजवाया जाएगा। ये भी जानकारी जो सामने निकल करके आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की है और ऐसे में क्या कुछ लगता है कि मध्य प्रदेश की तरफ से इन मृतक के परिजनों के लिए कुछ सहयोग राशि या सहायता राशि की भी कुछ ऐलान किया गया क्या अब तक? तक इसको लेकर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है कि अभी तक क्या इनको लेकर कोई धनराशि इनको मुहैया कराई जाएगी, दी जाएगी, इनके परिवारजनों को दी जाएगी। लेकिन हाँ, सम्मानपूर्वक जो है महाराष्ट्र में इनके शवों को पहुंचाया जाएगा। वहीं पर जो है शिवराज सिंह चौहान ने लगातार जो है वो टीमों के साथ लगातार कांटेक्ट बनाए हुए हैं, लगातार जो है संपर्क में है और लगातार जो है रेस्क्यू जो टीम है वो लगातार ऑपरेशन उन्होंने जारी रखा हुआ है। जो शवों को निकाला जा रहा है और साथ ही साथ उनकी शिनाख्त भी जल्द ही कर दी जाएगी। जी योगेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए बबीता। तो जिस तरीके से बड़ा हादसा माना जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार टीम जुटी हुई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। सीएम शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की है। खरगोन जिले में नर्मदा नदी में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर एक बस गिरी है। बस में 55 लोग सवार थे बताया जा रहे हैं।
तो बस में 55 लोग सवार बताए जा रहे थे। तो ये बड़ा हादसा हुआ है खरगोन में। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की है और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि जो भी स्थिति होगी वो उन्हें अवगत कराते रहेंगे लगातार समय समय पर। और इसके साथ ही जो शव हैं उन्हें सम्मानपूर्वक महाराष्ट्र भिजवाया जाएगा, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज करवाया जाएगा। तो सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की है। खरगोन जिले में नर्मदा नदी में बस गिरी है, बड़ा हादसा माना जा रहा है। 55 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 13 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से यह भी बड़ा दावा किया गया है कि 15 लोगों को सकुशल बचाया जा चुका है, निकाला जा चुका है उन्हें। और लगातार अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं, मौके पर एसपी मौजूद हैं, जिलाधिकारी मौजूद हैं और लगातार बचाव और राहत कार्य जारी है। और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, जहां पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में फिर सुनवाई होगी। बीते शुक्रवार को 4 महिला वादी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बहस पूरी कर ली है। अब वादी राखी सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता दलील पेश करेंगे। बता दें कि मस्जिद पक्ष अपनी बहस पूरी कर चुका है। पिछली 2 तारीखों में 4 महिला वादी की ओर से उनके वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने दलीलें पेश की थी। आज सिविल जज की अदालत में ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित एक अन्य मामले की सुनवाई होगी। और ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में की गई है शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग। शिवलिंग के एएसआई से कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में ये बड़ी मांग की गई है। याचिका में मांगा गया है पूजा का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में 7 लोगों ने दाखिल की है याचिका। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। याचिका में की गई है शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब अपील की गई है, याचिका दायर की गई है। शिवलिंग की एएसआई से कार्बन डेटिंग कराए जाने की बड़ी मांग की गई है और इसके साथ ही पूजा करने की भी इजाजत देने की बात कही गई है। तो याचिका में मांगा गया है पूजा का अधिकार और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 7 लोगों ने ये याचिका दाखिल की है। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 21 जुलाई को याचिका पर सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में 7 लोगों ने दाखिल की है याचिका, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका दाखिल की गई है। याचिका में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की गई है। ये बड़ी मांग की गई है। शिवलिंग की एएसआई से कार्बन डेटिंग कराए जाने की बड़ी मांग की गई है और इसके साथ ही पूजा करने के अधिकार की भी बात कही गई है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में 2 साल बाद जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। वहीं काफी श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। कतारों में खड़े श्रद्धालु लगातार बोल बम के जयकारे लगाते नजर आए। बाबा गरीबनाथ मंदिर में 2 साल बाद जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। श्रद्धालुओं ने बोल बम के जमकर नारे लगाए। सेवा दल के सदस्य और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगी है। हर एक भक्त का जल बाबा के मस्तक पर चढ़े अर्घा के माध्यम से चढ़ रही है और उनका फूल बेलपत्र भी बाबा के मस्तक पर चढ़ रहा है और बड़ी सुगमता से लोग जल चढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ है। कल पहली सोमवारी थी और पहली सोमवारी में भीड़ थोड़ा सा कम होती है, कांवड़ियों की, स्थानीय भक्तों की ज़्यादा हो जाती है। दूसरी और तीसरी पराकाष्ठा होता है कांवड़ियों के लिए। लोकल बम, डाक बम, कुछ मोटरसाइकिल बम भी जल चढ़ाते हैं। और बिजनौर के हिमवरदीपा थाना क्षेत्र के जोगी औंधा गांव में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में पथराव हो गया। पथराव की घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो बिजनौर से खबर सामने आई है, जहां पर मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ है। पथराव के बाद गांवों में अब माहौल तनावपूर्वक बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
उधर बुलंदशहर सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के वीरखेड़ा गांव के पास NH 91 पर तेज रफ्तार स्विफ्ट और वैगन आर कार में भिड़ंत हो गई है, जिससे कि कार सवार एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर की यह घटना है जहां पर यह बड़ा हादसा हो गया है। स्विफ्ट कार और इसके साथ ही आपको बता दें कि वैगन-आर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 91 की यह घटना बताई जा रही है। NH 91 की घटना है जहां पर 2 वाहनों में जोरदार भिड़ंत हुई है और एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो हादसे में एक की मौत और 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया समुचित इलाज के लिए। बुलंदशहर की यह घटना बताई जा रही है जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सहरसा सदर थाना क्षेत्र स्थित नया बाजार में रहने वाले एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक अवैध हथियार लिए हुए दिख रहा है, वहीं साथ में 2 और युवक भी दिख रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की इंडिया वॉइस पुष्टि नहीं करता है। अवैध हथियार के साथ दिख रहा है युवक। सहरसा से ये तस्वीर सामने आई है। युवक का हथियार लहराते वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं अवैध हथियार के साथ युवक दिख रहा है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सहरसा का बताया जा रहा है जहां पर यह युवक अवैध हथियार लहराता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नजर आ रहा है यह युवक और अवैध हथियारों के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।